हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 5। और आज के क्लास में हम लोग जो एनसीईआरटी के अनसॉल्व प्रॉब्लम है, मतलब जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले जो स्टूडेंट आज की वीडियो देख रहे हैं वह एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसको लेके बैठेंगे और क्वेश्चन नंबर 8.1 आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन को आप देखेंगे। सबसे पहले आप लोग बुक लेके बैठिए और वो भी नई सिलेबस वाली जो न्यू बुक आई है उसको आप लेके बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.1। तो आपका जो क्वेश्चन है हम पढ़ रहे हैं, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 into 10 raised to the power minus 5 meter square stretched by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4.0 into 10 raised to the power minus 5 meter square under a given load. What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8.1। यहां पे दो वायर दिए गए हैं। एक वायर आपका स्टील का है, सपोज ये स्टील की वायर है, स्टील वायर है, इसका लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में 4.7 मीटर और इस वायर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power minus 5 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ एक और वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, और ये जो वायर है वो किसका बना है, कॉपर का है। ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ 3.5 मीटर एंड इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 into 10 raised to the power minus 5 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है अंडर अ गिवन लोड, मतलब इस पे जो लोड लग रहा है, मान लीजिए अगर इसकी मास m है तो इसका नीचे वेट काम कर रहा होगा, W इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। इसका भी मास m होगा जिसके कारण इसका वेट लग रहा होगा m इंटू जी। दोनों जो आपका लोड है वह इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब वेट क्या, एक तरह का फोर्स है, एक तरह का फोर्स है, यानी F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी, दोनों वायर पर सेम लग रहे हैं। इसके साथ साथ दिया हुआ है स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, मतलब दोनों की जो इलोंगेशन है, मतलब डेल्टा एल स्टील के लिए ये इक्वल है डेल्टा एल किसके लिए, तो कॉपर वायर के लिए, कॉपर वायर के लिए दोनों इक्वल है, इलोंगेशन सेम दिया हुआ है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि बताइए इनकी यंग्स मॉडुलस की रेशियो क्या होगी, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू व्हाट। ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर इस तरह आप बना लेते हैं, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे प्रोसीड करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस की फार्मूला को हम लोग नोट करेंगे। तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहां लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। अब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स, ये लेंथ नीचे ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा ए इंटू डेल्टा एल, उलट जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। अब देखिए यहां पर दोनों के लिए फोर्स, दोनों के लिए लोड की वैल्यू सेम है। मतलब यहां पर अगर हम लोग लिखे तो ये सब स्टील के लिए है और ये सब कॉपर के लिए है, तो आप लिख सकते हैं स्टील के लिए एलएस, एएस, एफएस। क्लियर, मतलब लेंथ ऑफ स्टील, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर, फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्टील वायर, ये आप लिख सकते हैं। उसी तरह कॉपर के लिए एलसी, एसी और एफसी, कॉपर के लिए हो गया। तो ये जनरल फार्मूला हमारे पास यंग्स मॉडुलस का पता है, हम लोग थ्योरी वाले क्लास में इसको हम लोग देख चुके हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है दिस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब यहां से अगर हम लोग स्टील के लिए निकाले तो स्टील के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील इंटू इलोंगेशन ऑफ स्टील, यही आ जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह कॉपर के लिए आप निकालेंगे तो लोड ऑन कॉपर या फोर्स एक्सर्टेड ऑन कॉपर वायर, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर और इलोंगेशन इन कॉपर वायर, ये हो जाएगा सी के लिए। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब स्टील के लिखना है तो सब स्टील का हो जाएगा, कॉपर का लेना है तो सब कॉपर के हो जाएंगे। अब क्या करना, हमें वाई एस डिवाइडेड बाय वाई सी लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पे लिखते हैं, देखिएगा यहां से, मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट यहां चले आइए, यहां से इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइए यहां पर, लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, y कॉपर डिवाइड सॉरी y स्टील डिवाइडेड बाय y कॉपर, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। इसमें कितना हो जाएगा स्टील के लिए, एफएस एलएस डिवाइडेड बाय एएस डेल्टा एलएस होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एफसी, उसके बाद एलसी होल डिवाइडेड बाय यहां एसी डेल्टा एलसी हुआ। अब ये उलट जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप पहले नोट कर लीजिए, हमारे पास जगह नहीं है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, हमें इसमें से कुछ मिटाएंगे, उसके बाद नोट इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इस पार्ट को यहां से हटा दिया, इसकी जरूरत अब नहीं है, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। ये पार्ट हटा दिया, यहां से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब यहां से ये वैल्यू को आप यहां, इसके बाद यहां आ जाइए, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एफएस एलएस डिवाइडेड बाय एएस डेल्टा एलएस,
अब गुना हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, AC डेल्टा LC होल डिवाइडेड बाय FC LC। अब इसमें कुछ कटेगा, क्या कटेगा, तो FC और FS और FC दोनों आपस में इक्वल हैं। वैल्यू चाहे तो आप रख सकते हैं यहां पर mg इंटू LS डिवाइडेड बाय AS और डेल्टा LS और डेल्टा LC ये आपस में इक्वल है, तो इसको हम यहीं काट दे रहा है, ये दोनों इक्वल है, देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने काट दिया यहीं पर, ये आ गया। अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, इंटू AC डिवाइडेड बाय mg इंटू LC। अब देखो mg से mg भी कट गया, अब ये वैल्यू आ गई LS AC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ कॉपर। अब वैल्यू सब दिया हुआ है, यानी कि लेंथ ऑफ स्टील कितना है 4.7 और एरिया ऑफ कॉपर यहां दिया इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय AS एरिया ऑफ स्टील यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 इंटू लेंथ ऑफ कॉपर कितना 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर सॉरी ये दिया हुआ है LC 3.5 मीटर ये है। अब इसमें से कुछ वैल्यू कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब आप इसको पूरे को हटा सकते हैं, अब आप यहां से पूरे को हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व करेंगे, ये 4.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 10 ये आ जाएगा। अब इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 4 16 और 2 18 डिवाइडेड बाई 10.5 ये हो गई हमारा YS डिवाइडेड बाई YC। दिस इंप्लाइज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू दिस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए या फिर यहीं पर आंसर लिख दीजिए। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8.1 की सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2। आप इसको पॉज करके नोट करते रहिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8.2 क्या है देखिएगा बाबू, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। हमने बोला है सभी स्टूडेंट को बुक लेके बैठने के लिए। अब आप जरा 8.2 को जब देखेंगे तो इसमें हम लोग को दो चीज निकालनी है इस ग्राफ के हेल्प से, यंग्स मॉडुलस एंड एप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जरा ग्राफ को अच्छे से देखें, जब स्ट्रेस की वैल्यू 150 है उस समय स्ट्रेन की जो वैल्यू है वह 0.002 दिया हुआ है। स्ट्रेन जो है वह किसी यूनिट में नहीं है, बट स्ट्रेस जो है वह 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है।
मतलब क्या बोल रहा है कि जब स्ट्रेस की वैल्यू फ्रॉम ग्राफ, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ स्ट्रेस दिया हुआ है 150, लेकिन ये बोल रहा है कि 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्लियर? और स्ट्रेन दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो है 0.002। इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। ग्राफ से स्ट्रेस की वैल्यू 150, लेकिन ये बोल रहा है कि सबकी पावर 10 की सॉरी जितने भी स्ट्रेस है वो 10⁻⁶ के ऑर्डर का है और यूनिट दिया है न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फ्रॉम द ग्राफ। तो यंग्स मॉडुलस आसानी से निकलेगा। स्ट्रेस हो गई 150 इंटू 10⁻⁶ होल डिवाइडेड बाय 0.002। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएगा। अब ये 2 बचा, कटेगा किससे? 75 से। यानी यंग्स मॉडुलस अगर हम लोग देखें तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻⁶ और यहां पर है 10⁻3। 3 जीरो है तो 10⁻3 हो जाएगा। 3 और 6 9, 10⁻9 यूनिट क्या होता है? तो जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहली। ये हो गया इसका कितना नंबर पार्ट? तो ए। इसमें यंग्स मॉडुलस निकालना है तो इसका हम लोग ए पार्ट देखा। अब इसका बी देखिएगा, पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो अब ग्राफ को देखें तो मैक्सिमम जा रहा है अप्रॉक्स 300 के आसपास, यानी 300 के आसपास अप्रोक्सीमेट जा रहा है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालिए या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालिए। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वही होता है वही होता है यील्ड स्ट्रेंथ। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है या मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन ही बोल रहा है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। वो 300 पे जो ग्राफ है आप देखें, ग्राफ 300 पे एग्जैक्ट नहीं है, मतलब उसके आसपास है, इसीलिए क्वेश्चन भी बोला है अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 300 बट 10⁻⁶ हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी ग्राफ से। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8.2 का सॉल्यूशन। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8.3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8.3 8.3 का सॉल्यूशन। इसमें भी दो ग्राफ दिए हुए हैं और ये दोनों ग्राफ दो मटेरियल्स के लिए दिया हुआ है। एक ग्राफ मटेरियल ए के लिए है और दूसरा जो ग्राफ है वो मटेरियल बी के लिए है। दोनों ग्राफ जो है वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ही है। स्ट्रेस स्ट्रेन, फिर भी इधर आपका स्ट्रेन स्ट्रेस 0, ये है ए के लिए और ये बी के लिए। इसमें कुछ ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और इसमें जो ग्राफ है कुछ ऐसे दिया हुआ है, आप देखेंगे। मतलब ये जो ग्राफ है
वह स्ट्रेस के साथ ज्यादा झुका हुआ है, और इस ग्राफ को देखेंगे तो स्ट्रेस से ये आपका स्ट्रेस के साथ झुका नहीं है, मतलब स्ट्रेस की तरफ ये ज्यादा ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है स्ट्रेस से इधर झुका हुआ है, मतलब स्ट्रेन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इसको बोले तो ये स्ट्रेस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, ये है आपका मटेरियल बी के लिए, और ये है आपका मटेरियल ए के लिए। आप देखिए फिगर बढ़िया से, इसी तरह का कुछ ग्राफ है, मतलब जो बी ग्राफ है वह स्ट्रेन के तरफ ज्यादा झुका हुआ है, और ग्राफ ए जो है वो स्ट्रेस के तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और हमसे पूछ रहा है इस ग्राफ में पहला नंबर, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटेस्ट यंग्स मॉडुलस, और दूसरा पूछ रहा है विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। तो सबसे पहले अगर हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो जिसकी स्ट्रेस ज्यादा होगी एट ए पार्टिकुलर स्ट्रेन पर, मतलब हम लोग ऐसा सोचिए कि एक पार्टिकुलर स्ट्रेन ले लिया जाए और उस पार्टिकुलर स्ट्रेन पर चेक करें कि किसकी स्ट्रेस ज्यादा है। जिसकी स्ट्रेस ज्यादा होगी उसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो दोनों मटेरियल के लिए स्ट्रेन को हम लोग को फिक्स रखना पड़ेगा, या फिर उल्टा भी समझ सकते हैं, दोनों मटेरियल के लिए स्ट्रेस को फिक्स रखिए, स्ट्रेन निकाल लीजिए, बट स्ट्रेन के रेसिप्रोकल आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो बेटर है कि स्ट्रेन को फिक्स रखिए, दोनों के लिए स्ट्रेन को फिक्स कर दीजिए और उस पर स्ट्रेस निकाल लीजिए। जिसका स्ट्रेस ज्यादा होगा उसकी जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे फील करेंगे, मान लीजिए इसकी स्ट्रेस यहाँ पे हमने एक्स वैल्यू मान लिया इतनी दूरी पर, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो इसकी स्ट्रेस सपोज यहां तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे, और इसके लिए अगर एक्स ऐसे कट करे यहां पर, तो इसके लिए जब हम लोग एक्स ऐसे स्केल से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डेटा नहीं दिया है तो आप अप्रॉक्स ले सकते हैं। मान लो ये x, तो यहां पे आप कट करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, मतलब यहां पे आप देखिएगा स्ट्रेस ज्यादा है एक पार्टिकुलर, मान लो ये x है, एक पार्टिकुलर स्ट्रेन पे, मतलब a के लिए भी स्ट्रेन सेम, b के लिए भी स्ट्रेन सेम, तो वहां पे a के लिए स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा है और b के लिए स्ट्रेस कम मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो A की स्ट्रेस है वो ज्यादा है B के स्ट्रेस से। इट मींस यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल A इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल B, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर बोल रहा है विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, तो जिसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी, यानी ए की जो स्ट्रेंथ है, या ए की जो आपका स्ट्रेंथ है वो बी के स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा, ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। ये हो जाएगा आपका 8.3 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8.4 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स पता करना है। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मतलब 8.3 में ए की यंग्स मॉडुलस बी के यंग मॉडुलस से ज्यादा है, और ए जो है वो बी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। चलिए कर लिए, नोट कर लिया। अब लिखेंगे 8.4 8.4 है, आपको ट्रू फॉल्स पता करना है।
8.4 का फर्स्ट बोल रहा है द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर जो होता है वह स्टील के यंग्स मॉडुलस से बड़ा नहीं होता है। इट मींस ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। क्यों ऐसा समझेंगे। यंग्स मॉडुलस निकालना है तो क्या कर लीजिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, स्ट्रेस की वैल्यू को फिक्स रखिए। स्ट्रेस अगर फिक्स हो जाए तो यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हमने बोला कि स्ट्रेस को फिक्स रखिए, कहने का मतलब है कि आपके पास एक रबड़ है और दूसरा क्या है, स्टील। दो लीजिए, एक रबड़ ले लीजिए और आप एक स्टील ले लीजिए। ऐसा रबड़ और स्टील लीजिए जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप सेम कर लीजिए। अब स्टील पर फोर्स लगाइए और उतना ही फोर्स आप रबड़ पे लगाइए, मतलब जितना फोर्स आप स्टील पे लगा रहे हैं उतना फोर्स आप रबड़ पे लगाइए। हमने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम रखिएगा। तो आप फील करेंगे कि रबड़ में जो इलोंगेशन हुआ वो ज्यादा हुआ एज कंपेयर स्टील। मतलब रबड़ के केस में जो आपका स्ट्रेन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील, बिकॉज आपने फोर्स की वैल्यू सेम रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू सेम रखा है, तो दोनों के लिए स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो गई, फोर्स अपॉन एरिया, ये दोनों कांस्टेंट है तो स्ट्रेस क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया तो स्ट्रेन क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ यंग्स मॉडुलस। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब रबड़ पे आपने फोर्स लगाया सेम और स्टील पे आपने फोर्स लगाया सेम, तो क्या होगा, रबड़ में इलोंगेशन ज्यादा होगा, रबड़ की इलोंगेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब है रबड़ के लिए स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा एल रबड़ के लिए ज्यादा है तो स्ट्रेन का वैल्यू भी रबड़ के लिए ज्यादा होगा। अब स्ट्रेन रबड़ के लिए ज्यादा है, इट मींस इसकी यंग्स मॉडुलस कम होगी, रेसिप्रोकल है। इसीलिए जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है वह रबड़ के यंग्स मॉडुलस से ज्यादा होता है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़ इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। नो, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़। तो ये इसकी जो पहली है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एक हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया फॉल्स। दूसरा हमसे पूछ रहा है, इसको आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं फॉल्स। इसमें दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए क्वेल इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस। सॉरी, स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, द स्ट्रेचिंग ऑफ ए क्वेल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि जो शियर मॉडुलस ये आपको डिटरमाइन करता है किसी क्वेल की स्ट्रेचिंग को। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8.4, यानी क्वेश्चन नंबर 8.4 जो है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। 8.4 का जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और सेकंड वाला स्टेटमेंट यानी जो बी पार्ट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.5 पे। 8.5 पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक आपका स्टील वायर है और दूसरा ब्रास है। स्टील वायर पर 4 केजी का मास बांधा हुआ है और ब्रास पे 6 केजी का मास को ऐसे बांध कर लटका दिया गया है। दोनों का लेंथ दे रखा है, दोनों की डायमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पूछता है कि चलिए बताइए कि स्टील में कितनी इलोंगेशन होगी और ब्रास वायर में कितनी इलोंगेशन होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सब कोई क्वेश्चन को पढ़िए बाबू, हमने बोला है कि आप बुक लेके बैठेंगे। ये है आपका
ये 0.5। चलिए इस डायग्राम को हम यहां बना रहे हैं। कुछ ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर 4 केजी का ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है, यहां पर 6 केजी का कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ये 1 मीटर लेंथ का है और ये आपका ब्रास है। ब्रास है, इसकी लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, यानी ये हो जाएगा एल 1 मीटर। ये आपका स्टील का है और इसके लिए जो लेंथ की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें इनकी डायमीटर दे रखा हुआ है दोनों के लिए, जो दोनों की डायमीटर है d इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर सकते हैं, 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अब इनकी इलोंगेशन निकालना है कि स्टील वायर की इलोंगेशन कितनी होगी, मतलब डेल्टा एल इन स्टील वायर इज इक्वल टू व्हाट एंड डेल्टा एल इन ब्रास इज इक्वल टू व्हाट। अब ये क्वेश्चन हम तभी बना सकते जब स्टील वायर की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता हो और ब्रास वायर की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में ये डेटा दे रखी है, हम भी उसी डेटा को देख के लिख रहे हैं। अब बोलिएगा सर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, तो एग्जाम में ये डाटा क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो ये मान रहा है कि बुक आपके पास है, बुक के अंदर लिखा हुआ, वहां से आप नोट कीजिए। किसी कंपटीशन में या किसी एग्जाम में ये दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या है, बुक से हम लिख दे रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ जो स्टील है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील होता है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर। और यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास दिया हुआ है कितना है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर। ये आपको दोनों वैल्यू गिवन है। अब आपको ये सारी चीज निकालना है। चलिए अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग इन जनरल एक फार्मूला डिराइव करते हैं, यंग्स मॉडुलस के टर्म में इलोंगेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे लिख सकते हैं, वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा एल। अब यहां से अगर आप डेल्टा एल निकालोगे तो फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। ये हो गया इन जनरल डेल्टा एल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग स्टील के लिए निकाल सकते हैं और दूसरा हम लोग ब्रास के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसको पॉज करें, नोट करें और देखिए हम लोग स्टील के लिए कैसे इलोंगेशन निकालते हैं और ब्रास के लिए कैसे इलोंगेशन निकालते हैं। हो गया, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्या करते हैं, ऊपर से हम कुछ मिटा रहे हैं जी, डी का वैल्यू यहां लिख दे रहे हैं जहां पे हमें यूज आएगा। d इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब हम मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर स्टील। स्टील के लिए लिखेंगे डेल्टा एल इज फॉर स्टील, दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्टील into length of steel divided by cross sectional area of steel into Young's modulus of steel हो जाएगा फॉर्मूला में। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें
सबसे पहले इस एरिया को कन्वर्ट कर दीजिए, एरिया नहीं दिया हुआ है तो इस डायमीटर में, डायमीटर के टर्म में हम एरिया को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ स्टील, ये आ जाएगा, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, इस एरिया सॉरी रेडियस को हम चेंज करने वाले हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, 4 ऊपर चला गया, फोर्स ऑन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील इनटू पाई इनटू डायमीटर ऑफ स्टील का होल स्क्वायर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यही तो आएगा। अब सारा वैल्यू हमें गिवन है, लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 4 इनटू फोर्स ऑन स्टील। अब देखना स्टील पे 2 मास का इफेक्ट आएगा, ये 4 और 6 ये दोनों स्टील वायर पर लटका हुआ है, तो इसकी नेट मास हो जाएगी 4 + 6, 4 + 6 इंटू जी, जी क्या है, तो जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो मास है तो इसका वेट नीचे कितना काम करेगा, m इंटू जी, और नेट मास कितना हो जाएगा स्टील वायर पर 4 इंटू 6 हो जाएगा, सॉरी 4 + 6 हो जाएगा, दोनों स्टील वायर पे लटका हुआ है, तो ये आ गया, इंटू इसकी लेंथ दे रखी है 1.5 और होल डिवाइडेड बाई पाई का मान 3.14, डायमीटर दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए भी डायमीटर हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर और इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है, तो 2 × 10⁻11, स्टील के लिए यही दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 10 × 9.8 × 1.5 हो गया, जी की वैल्यू 9.8 ले लिया, 3.14 गुना 0.25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर गुना 2 × 10⁻11, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल इन स्टील वायर। अब ये जो आंसर आएगा ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वह स्टील वायर में इलोंगेशन निकल जाएगा। ठीक है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग इसी तरह सेम चीज देखते हैं, किसके लिए, तो ब्रास के लिए, मिटा रहे हैं, मिटा दें। ठीक है, सेम चीज आप देखेंगे किसके लिए, तो फॉर स्टील के लिए, सॉरी स्टील बोले ब्रास के लिए, फॉर ब्रास, फिर से डेल्टा एल ऑफ ब्रास इज इक्वल टू फोर्स ऑन ब्रास इंटू लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रास इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास हो जाएगा। अब फिर इस एरिया को आप लिखिए डायमीटर के टर्म में, तो 4 ऊपर चला जाता है, 4 इंटू फोर्स ऑन ब्रास इंटू लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय पाई डायमीटर ऑफ ब्रास का होल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। अभी हम लोग देखे हैं स्टील के लिए सेम चीज यही आया था। अब सारा वैल्यू रख दीजिए, 4 का 4 हो गया इंटू अब जरा देखिएगा ब्रास वायर पे कितना मास लटका हुआ, ब्रास वायर पे ये 4 नहीं आएगा, ब्रास वायर पे मात्र 6 kg आएगा, क्योंकि ये 4 क्या है, ब्रास वायर से ऊपर है, तो ब्रास में जो मास लटका हुआ है वो कितना है, 6 kg है, तो 6 kg के लिए जो लोड होगा या जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 6 इंटू जी, तो 6 हो गया, और जी का मान हो जाएगा 9.8, डायरेक्ट लिख रहे हैं जी, समझिए यहां पर मास ब्रास वायर पे 6 है, ये 4 नहीं है, 4 इसके ऊपर है, तो इसके लिए लोड कितना हो जाएगा, 6 इंटू जी के बराबर mg होता है, तो यहां पर मास कितना लेंगे, 6 लेंगे, और जी की वैल्यू इतनी हो गई, और इसका लेंथ कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, इसका लेंथ 1 दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर हो गया ये वैल्यू, ये 4 है, डिवाइडेड बाय 3.14, और डायमीटर अभी भी इसका भी वही है 0.25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, डी का स्क्वायर है, इंटू इसके लिए अगर आप लिखेंगे ब्रास के लिए
तो ये हो जाएगा 0.91 इंटू 10⁻11। फिर अब क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और गुना 9.8 हो गया, ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटू 0.91 इंटू 10⁻11। ये भी आएगा आपका, किस में आएगा, मीटर में आएगा। दिस इज द इलोंगेशन ऑफ ब्रास वायर। मतलब ब्रास वायर का जो इलोंगेशन होगा वह इतना होगा। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 8.6। 8.5 खत्म हुआ, 6 समझते हैं। दिया हुआ है द एज ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज firmly fixed to a vertical wire placed of a mass of 100 kg is then attached to a opposite face of the cube. The shear modulus of aluminum is 25 gigapascal. What is the vertical deflection of this face? क्वेश्चन समझिए क्या है, इसको फिगर से इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन समझेंगे, एक क्यूब है, ये है आपका 8.6। एक क्यूब है जिसकी एक साइड का लेंथ दिया हुआ है। हमने एक क्यूब लिया, ऐसे ये क्यूब हो गया। अब इसकी जो लेंथ दिया हुआ है, सपोज ये जो लेंथ है, मान लीजिए एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर। तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। हमने यहीं पे कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद बोल रहा है कि एक आपका जो फेस है वो फिक्स रखा है। सपोज इस फेस को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये फेस हमारा फिक्स हो गया, मतलब ये आपका इधर उधर फिसल नहीं सकता है, फिक्स्ड हो गया। और दूसरे फेस पर मान लीजिए इसके जो अपोजिट फेस है, बोल रहा है कि इसके अपोजिट वाला फेस पे 100 केजी का मास लटका हुआ है। m इज इक्वल टू 100 केजी का मास लटका हुआ है। अब बोल रहा है कि चलिए बताइए इसमें कितना, इस फेस में कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी एरिया निकाले, इस जिस फेस पर लटका हुआ है उस फेस की एरिया निकाले, तो सबका जो आपका साइड होगा वो सेम होगा, मतलब एक स्क्वायर शेप का बनेगा। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फेस, यानी कि A इज इक्वल टू एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 गुना 10 की पावर -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हो गई इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स कितना हो जाएगा, तो एम लटका हुआ है 100 केजी का, तो फोर्स हो जाएगा m इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 9.8, दिस इज इक्वल टू 980 न्यूटन का। ठीक है। अब इसके बाद इसकी दिया हुआ है शियर मॉडुलस दे रखी है। कितना इसकी शियर मॉडुलस दिया हुआ है, यानी इसकी जो शियर मॉडुलस है, शियर मॉडुलस इज इक्वल टू 25 गीगापास्कल, 25 GPa गीगापास्कल। तो 25 गीगा का मतलब होता है 10⁻9, गीगा का मतलब होता है 10⁻9। अब पास्कल है, या इसको न्यूटन मीटर, पास्कल में दिया है, आप इसको न्यूटन मीटर में भी चेंज कर सकते हैं।
न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अब हम लोग को वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अब हमने आपको शियर मॉडुलस के लिए फॉर्मूला नोट कराया है कि जब शियर मॉडुलस निकालना है तो ये होता है टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस, अब फिर डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, मतलब शियर मॉडुलस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन अपॉन शियर स्ट्रेन। तो यहां पे लिख सकते हैं शियर मॉडुलस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस हो गया टेंजेंशियल फोर्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन में x होता है यहां पर डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा FL डिवाइडेड बाय x इंटू FL डिवाइडेड बाय a इंटू x, ये a ऊपर चला गया तो FL डिवाइडेड बाय a इंटू x, दिस इज इक्वल टू शियर मॉडुलस। अब यहां से आपको शियर मॉडुलस दिया हुआ है, FL ए भी दिया हुआ x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब यहां पे हम लिख रहे हैं, देखना जरा, यहां पे लिख रहे हैं x, यहां पे शियर मॉडुलस की वैल्यू रखिए, यहां से यहां पे लिख रहे हैं, देखो 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, दिस इज इक्वल टू शियर मॉडुलस। फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगा 890 इंटू लेंथ दे रखी है 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस टू होल डिवाइडेड बाय एक हो गया, ए की वैल्यू 10 रेज़ टू दी पावर -2 और इंटू x, तो x निकल जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1 0 से है, 2 0 कट गया माइनस वाला, ये आ जाएगा ऊपर 98 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2, क्योंकि यही हम लोग का क्रॉस सेक्शनल एरिया आया था। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 98 इंटू ये 10 की पावर +7 ऊपर गया -7 हो गया और डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जब इसको आप भाग करेंगे 98 में आप 25 से 3 जा जाएगा, ये हो जाएगा 75, 3 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट जाएगा 0 हो जाएगा, कितना से जाएगा 9 से चला जाएगा 25, ये हो जाएगा 2 2 5 5 आ जाएगा, फिर ये आपका अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3 पॉइंट, सॉल्व करेंगे 3.92 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7 मीटर, सॉल्व करने के बाद 3.92 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7 मीटर, तो इतना वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा। ये x क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, तो इस क्यूब की जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा ये आएगी 3.92 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7, क्लियर। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, यहीं तक आज क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्लियर। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।